सभी को नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का परिचय प्राप्त करेंगे। कहानी की ओर बढ़ने से पूर्व जयशंकर प्रसाद जी के संक्षिप्त परिचय से हम अवगत होंगे। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक रहे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही तथा 8वीं कक्षा क्वींस कॉलेज से इन्होंने पूर्ण की है। प्रसाद जी बचपन से ही कविता की ओर वे आकृष्ट थे, इसीलिए इनके जीवन काल में ही इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि 5 कहानी संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय भी जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। कहानी संग्रह इस प्रकार है। छाया जो 1912 में प्रकाशित हुई, प्रतिध्वनि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926, आकाशदीप जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929, आंधी भी 1929 में ही प्रकाशित हो चुकी थी, तथा 5वां कहानी संग्रह जो है वह है इंद्रजाल जिसका प्रकाशन है 1936। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप कहानी अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए अपने प्रेम के बलिदान देने की बात को कहती है। साथ ही साथ एक आदर्श प्रेम जो चंपा और बुद्धगुप्त के बीच बिन ब्याह के रह चुका था। इतना ही नहीं बल्कि कर्तव्य परायणता, निष्ठा, ईमानदारी, सेवा भावना आदि नैतिक मूल्य इस ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से व्यक्त होते हुए हम देखते जाते हैं। इस कहानी में प्रमुख रूप से 5 पात्र हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले बुद्धगुप्त जो कहानी का नायक है और बंगाल की खाड़ी में स्थित ताम्रलिप्त का वह एक क्षत्रिय युवक भी है। चंपा इस कहानी की नायिका है जो जानवी नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। नायक नाविकों के दल का वह नायक है। जया चंपा की दासी है जिसे सेविका अनुचरी के नाम से भी जाना जाता है। वणिक मणिभद्र जो पोत का अध्यक्ष है। आकाशदीप जो कहानी है वह 7 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में हम देखते हैं कि बुद्धगुप्त और चंपा बंदी से मुक्ति की छटपटाहट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें मणिभद्र ने बंदी बनाकर नाव में रखा है। द्वितीय अंक में हम देखते हैं नाव के नायक और बुद्धगुप्त में घात प्रतिघात में नायक की पराजय और बुद्धगुप्त की विजय होती है और नए द्वीप की तरफ वो प्रस्थान करते हुए नजर आते हैं। तीसरे अंक में हम देखते हैं बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत होते हैं। चतुर्थ अंक में हम देखते हैं चंपा का अपने माता पिता की याद में आकाशदीप जलाना और बुद्धगुप्त के प्रति रुष्ट होने का भाव हमें चतुर्थ अंक में दिखाई देता है। 5वां जो अंक है उसमें हम देखते हैं कि चंपा और बुद्धगुप्त का समुद्र सैर करते हुए वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। 6वां जो अंक है वह बुद्धगुप्त का चंपा से शादी का प्रस्ताव रखना, किंतु चंपा का उसे अस्वीकार करना और आजीवन चंपा नगरी के निरीह भोले भाले निवासियों प्राणियों की सेवा के लिए समर्पित की बात कहती हुई चंपा हमें इस 6ठे अंक में दिखाई देती है। जो इस कहानी का 7वां अंक है जिसमें बुद्धगुप्त का स्वदेश यानी भारत लौट आना और चंपा का उसी दीप स्तंभ में आकाशदीप जलाते रहने का भाव हमें वहाँ पे दिखाई देता है। इस आकाशदीप कहानी का अंकवार विवरण जो इस प्रकार है। इस कहानी का जो पहला अंक है उसको हम पढ़ेंगे। बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे की सहायता के चलते मणिभद्र के बंधन से मुक्त होने की छटपटाहट का विवरण हमें इस अंक में दिखाई देता है।
चंपा नायक के कृपाण से बुद्धगुप्त की रस्सी काटकर उसे मुक्त कर देने का चित्रण यहाँ पे है। साथ ही इस पोत पर एक प्रहरी और 10 नाविक और हैं। इन पोत का अध्यक्ष मणिभद्र है। अंक 2। इस दूसरे अंक में हम देखते हैं कि चंपा और बुद्धगुप्त दोनों मुक्त हो चुके हैं। यह देख नायक बुद्धगुप्त से पूछता है, बुद्धगुप्त, तुमको किसने मुक्त किया? बुद्धगुप्त कृपाण दिखाकर चंपा की ओर संकेत करता है, किंतु नायक फिर उसे बंदी बनाने की बात करता है, जिसके चलते बुद्धगुप्त और नायक के बीच भीषण घात प्रतिघात होता है और अंत में बुद्धगुप्त की विजय होती है और नायक उसका आधिपत्य स्वीकार कर उसका अनुचर बन जाता है। इन दोनों योद्धाओं के बीच हुए भीषण घात प्रतिघात में बुद्धगुप्त के शौर्य, तलवारबाजी पर चंपा मुग्ध हो जाती है और धीरे धीरे मन ही मन बुद्धगुप्त से प्यार करने लग जाती है। इसीलिए तो वह जलदस्यु यानी बुद्धगुप्त के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से उसे बुद्धगुप्त को वेदना विहीन कर देती है। तब तक नाव काफी आगे बढ़ चुकी थी। बुद्धगुप्त अपने अनुचर यानी नायक से पूछता है, हम कहाँ हैं? तो वह कहता है, बालू द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के निवासियों का वह प्राधान्य है। अंक 3 में हम देखते हैं बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे की पृष्ठभूमि से रूबरू होने का प्रसंग यहाँ हम तीसरे अंक में देखते जाते हैं। पहले बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है, तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? चंपा ने जवाब दिया, वणिक यानी व्यापारी मणिभद्र की पाप वासना ने। बुद्धगुप्त ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंपा ने कहा, जानवी नदी के तट पर। चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 साल से समुद्र ही मेरा घर रहा। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास से मैं इस नील नभ के नीचे जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय और अनाथ हूँ। इसी का फायदा उठाकर मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव रखा, जिसके उत्तर में मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। बुद्धगुप्त भी अपने विषय में चंपा को बताते हुए कहता है, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? चंपा कहती है, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी। नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के समीप पहुंच गए हैं। चंपा और मांझी सब द्वीप जहाज से उतर गए। बुद्धगुप्त ने इस द्वीप का नाम पूछा तो नायक ने कहा, पता नहीं इसका नाम क्या है। तो बुद्धगुप्त इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है और चंपा हंस पड़ती है। अंक 4। इस चतुर्थ अंक में हम देखते हैं कि चंपा अपने माता पिता की याद में आकाश दीप जलाती बैठी हुई है। अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर बुद्धगुप्त से परिश्रम के सुहावने पलों को वह साझा भी करती है, किंतु बुद्धगुप्त कहता है, तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। लेकिन चंपा उसके प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा देती है, नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, किंतु हृदय मात्र वैसा ही है, अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो। मेरी माता मिट्टी का दीप बांस के पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी और प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। मेरी माँ, आह नाविक,
यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। अंक 5। तो इस अंक 5 में हम देखते हैं कि चंपा का समुद्र सैर और बुद्धगुप्त से प्रेम का वर्णन इस 5वें अंक में हमें दिखाई देता है। समुद्र में चंपा और बुद्धगुप्त सैर कर रहे हैं। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, नाव में इधर उधर घूमती चंपा से घूमना ठीक नहीं है, नाव शैलखंड से टकरा जाएगी। जवाब में चंपा ने कहा, अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। बुद्धगुप्त कहता है, आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। तुम कहो तो कृपाण यानी तलवार से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन भी वह कर सकता है। चंपा और बुद्धगुप्त का संवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। चंपा के मन में एक ओर प्रतिशोध की भावना है, तो दूसरी ओर बुद्धगुप्त के निस्वार्थ प्रेम, सच्चाई, अच्छाई के प्रति वह आसक्त भी है। वह उसे भीतर से प्रेम भी कर रही है। चंपा कहती भी है, बुद्धगुप्त, आज से मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। बुद्धगुप्त जब विश्वास और क्षमा की बात उठाता है तो चंपा कहती है, विश्वास कदापि नहीं। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। अंक 6। इस अंक में हम देखते हैं कि चंपा को वन की कुसुमों से वनदेवी सा सजाया गया है। बांसुरी ढोल बजने लगते हैं। चंपा जया से पूछती है, यह क्या, इतनी बालिकाओं को कहाँ से बटोर कर लाई हो। वह कहती है, आज रानी का ब्याह जो है इसीलिए। बुद्धगुप्त भी यही प्रस्ताव चंपा के सामने रखता है, किंतु चंपा इसे अस्वीकार करती है। बुद्धगुप्त यह बताने की लाख कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, वह दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं। चंपा, तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य हृदय में उदित हुई हो। इस प्रकार बुद्धगुप्त अपने मन की बात को चंपा के सम्मुख रख विवाह का प्रस्ताव करता है और विवाह के पश्चात भारत के लिए प्रस्थान की बात उठाता है, किंतु चंपा इस प्रस्ताव को भी ठुकराते हुए बुद्धगुप्त से कहती है, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। तुम विभुओं का सुख भोगने स्वदेश लौट जाओ, मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। अंक 7 में हम देखते हैं कि बुद्धगुप्त अपनी मातृभूमि रही भारत की ओर प्रस्थान करता है। चंपा दूर से खड़ी देखती रह जाती है और उसकी आंखों से आश्रुधारा बहने लगती है। यह एक शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उसी द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिनों तक दीप निवासी उस माया और स्नेह एवं सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। और यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।